हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले क्लास में वितरण भी पढ़ा है और घनत्व भी पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके आधार पे जनसंख्या को जो वितरण है इसको प्रभावित लगभग महत्वपूर्ण इन सब कारण इसमें उत्तरदायी होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कारक है वो आपका भौतिक कारक है, दूसरा हम इसको सांस्कृतिक कारक, तीसरा आर्थिक कारक और चौथा हम राजनीतिक कारक में इसको हम लोग विभक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? भौतिक कारक। ठीक है, तो भौतिक कारक में मुख्य रूप से क्या होता है? इसमें उच्चावच होता है, जल की उपलब्धता होता है और जलवायु। ये जो तीन है ये भौतिक कारक का सबसे महत्वपूर्ण इसमें घटक है और ये जनसंख्या को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा मिट्टी है, वनस्पति है तथा खनिज संपदा। ये भी जो है ये भी जनसंख्या को के वितरण को प्रभावित करता है। सबसे पहला कारण क्या है? उच्चावच। उच्चावच को रिलीफ बोलते हैं और भू आकृति भी इसको हम लोग एक दूसरे नामों से जानते हैं। तो उच्चावच क्या है कि यह जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, उच्चावच। और इसमें जैसे हम लोग देखते हैं उच्चावच में, जैसे कि सपाट धरातल के ऊपर में जो भी हमें दिखाई पड़ता है उसमें क्या क्या है? जैसे ऊंचे पर्वत है, उबड़ खाबड़ प्रदेश है, पठार है और वहां पे हम लोग जैसे देखते हैं कि जनसंख्या का बसाव कम होता है। यानी कि जो रिलीफ है, जो उच्चावच है, जो भू आकृति है, ये जनसंख्या के वितरण को काफी प्रभावित करता है। और इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वो जो भूमि होता है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि वहां पे परिवहन के साधनों की भी कमी हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग जैसे पहाड़ी जो जगह होता है उसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, वहाँ पे पर्वतीय भाग है और वहाँ पे जनसंख्या का निवास कम होता है। और उसी के विपरीत उसका जस्ट उल्टा हम लोग जब मैदानी भागों में देखते हैं तो वहाँ पे जैसे देखते हैं कि जैसे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। मैदानी भागों में जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन जो है वहाँ उसके अनुकूल वहाँ पे परिस्थितियाँ होती है। और परिस्थितियाँ क्या इसमें साथ देती है कि एक तो निवास करने के लिए एक अच्छा मैदानी भाग मिलता है या घर बनाने के लिए एक अच्छा जगह मिलता है, दूसरा कृषि के लिए जगह मिलता है, उद्योग धंधों को बैठाने के लिए जगह मिलती है और समतल भूमि हर चीज़ के लिए बहुत ही सुविधाजनक होती है। इसलिए दूसरी बात जैसे आवागमन का सुविधा होता है। और इसको हम लोग कैसे देखते हैं? जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, वांगहो, चांगजियांग, नील आदि नदी घाटियों में जो मैदानी भागों में बसे हुए जो जनसमूह है उसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि मैदानी भागों में सही में जनसंख्या का बहुत ज़्यादा जमा होता है, बहुत ज़्यादा मैदानी भागों को सब कोई पसंद करता है। इसको हम लोग ये वर्तमान का बात नहीं है, ये प्राचीन समय से, प्राचीन सभ्यताएं भी जो है ये नदी घाटियों में पनपी है, यानी कि नदी घाटियों में इसका उत्थान हुआ है। इसीलिए हम लोग नदी घाटियों को सभ्यता का पालने, मतलब क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जैसे देखते हैं मैदानी भागों में विश्व का लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर जो दूसरा कारण हम लोग जैसे देखते हैं, दूसरा कारण क्या है? यहाँ पर जैसे देखते हैं जल की उपलब्धता। ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ा उच्चावच, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जल की उपलब्धता। तो जैसा जल जो है ये जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, इसीलिए हम लोग यहाँ तक कहते हैं कि जल है तो जीवन है। हम लोगों ने बहुत जगह इसको देखा भी है और इस बात का हम लोग एहसास भी कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारा लोग जो होता है जहाँ पे जल का अत्यधिक जमा होता है, जहाँ पे जल की सुविधा होता है, वहाँ बसना यानी कि वहाँ पे घर बना के रहना उसको प्राथमिकता देता है, जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध हो। और जल का उपयोग बहुत सारा तरीके से हम लोग करते हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं। कि सबसे पहले हम लोग को पीने का पानी चाहिए, नहाने का पानी चाहिए, भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए,
अगर हम लोग पशु को पालते हैं तो पशुओं के लिए हम लोग को पानी चाहिए, फसल उत्पादन करेंगे तो उसके लिए पानी चाहिए, उद्योग, यहाँ के उद्योग धंधा भी लगाएंगे तो उसके लिए भी पानी चाहिए। तो जल की उपलब्धता ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अब उसका नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जलवायु, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का जलवायु, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि जैसे जनसंख्या को निर्धारित करने वाला जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है। वो कैसे? जैसे मनुष्य जो है, ये तापमान है, वर्षा है तथा आर्द्रता, तो ये जो फैक्टर्स है, इसका अगर अनुकूल परिस्थितियां अगर मनुष्य को मिलेगा तो वहां पे मनुष्य जाके बसने का ज़्यादा प्रयास करता है, अनुकूल जलवायु के आधार पर। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग पिछले क्लासों में भी पढ़ा है। जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो जमाव है वो आपका मानसून एशिया है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी पूर्वी भाग जो है अमेरिका का भी, वहाँ पे भी घनी जनसंख्या बसा हुआ है। वही हम लोग देखते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, मतलब अनुकूल परिस्थितियाँ जहाँ पे नहीं होती है, और वो जगह कौन सा होगा? वो ठंडा प्रदेश होगा या अत्यंत गर्म प्रदेश होगा और शुष्क, एकदम शुष्क जैसा प्रदेश होगा। वहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं कि जनसंख्या बहुत ही अल्प मात्रा में, कम मात्रा में वहाँ पे निवास करती है। बहुत सारा उदाहरण है यहाँ पे। जैसे हम लोग देखते हैं जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप, पूर्ण रूप से इसको हम लोग मानव रहित भी हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे बहुत कम वहाँ पे जनसंख्या का जमा होता है। उसी तरीके से दूसरा देखिए, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहाँ पे भी क्या है कि ज़्यादा अधिक तापमान यहाँ पे होता है और इसके चलते वहाँ पे जनसंख्या का जमाव कम होता है। दूसरी बात, ये सारा जगह जो होता है ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा जगह नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना वन रहता है, बहुत ज़्यादा वनों से घिरा हुआ क्षेत्र रहता है, इसीलिए भी वहाँ जनसंख्या का बसाव कम होता है। और बहुत इसका उदाहरण और भी हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे अफ्रीका का जायरे बेसिन है तथा दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन भी है, यहाँ पे जनसंख्या का बसाव कम होता है। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जलवायु है, जलवायु जो है ये जनसंख्या का बसाव का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण कारक पे हम लोग आते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कारक है जैसे देखिए मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी क्या है? ये भी एक काफी हद तक किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या बसाव का एक महत्वपूर्ण कारक है। और वहां पे क्या देखते हैं, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, मिट्टी का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। तो मतलब उपजाऊ वाले मिट्टी, जहाँ पे उपजाऊ वाले मिट्टी होता है वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सफल कृषि होती है। और हम लोग जैसे देखते हैं अधिकांश उपजाऊ वाला मिट्टी, जैसे गंगा हुआ, सिंधु हुआ, वांगहो हुआ, मिसिसिपी आदि जो नदियाँ हैं, उसकी जो घाटियाँ हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या भी अधिक निवास करता है, ठीक है। और उसको एक बहुत ही मुख्य उदाहरण से हम लोग जैसे जोड़ सकते हैं। जैसे देखते हैं कि जावा जो सुमात्रा द्वीप है, वहाँ पे जैसे देखिए जावा जो द्वीप है वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या वहाँ पे अधिक निवास करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक कारक है ना, तो सांस्कृतिक कारक भी विश्व के जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, सांस्कृतिक कारक। अब जैसे देखिए सांस्कृतिक कारक में क्या होता है, जैसे वहाँ पे मुख्य रूप से क्या क्या घटक है, जैसे देखिए जातीय गुण, धार्मिक विचारधाराएं, सामाजिक परंपराएं, ये सारा जो कारण होता है ये जनसंख्या के बसाव को बहुत प्रभावित करता है। अब यहाँ पे जैसे देखिएगा जातीय गुण। अब जातीय गुण क्या है, इसको हम तो हल्का सा उदाहरण से समझते हैं। अब जैसे देखिए समान एक जाति का जो होता है, एक ही जाति में जब हम लोग समान जाति में हम लोग जब रहते हैं, चाहे कोई भी जाति हो या एक समान धर्म या संप्रदाय के मानने वाले लोग जो होते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग एक साथ बसें, ताकि हम लोगों का जो सांस्कृतिक रहन सहन हो, खान पान हो, विचार हो, व्यवहार हो, ये एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। तो ये भी क्या है, ये सांस्कृतिक कारण को का एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसे हम लोग देखते हैं एक बहुत ही छोटा उदाहरण के साथ हम लोग जैसे हम लोग झारखंड में हैं, अगर कोई दक्षिणी भारत का कोई व्यक्ति आएगा, या तमिलनाडु से आए, आंध्र प्रदेश से आए, ठीक है, कर्नाटक से आए, तो उधर के जो व्यक्ति हैं सबसे पहले उनका दिमाग में आएगा कि झारखंड में भी अगर कोई
कोई भी काम से आए और यहाँ पे झारखंड में अगर बसने के बारे में सोचेगा तो सबसे पहले उसका दिमाग में ये ख्याल आएगा कि कहाँ पे दक्षिण भारतीय लोग बसे हुए हैं। तो दक्षिण भारतीय लोग जहाँ बसे हुए होंगे वहीं पे वो सबसे ज़्यादा बसने का उसका इच्छा होगा, तो सबसे पहले प्राथमिकता उसी को देगी। तो इस तरीके से हम लोग सांस्कृतिक कारक के आधार पर देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या बसाव को एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, और इसमें क्या है कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो जाते हैं, इसको मुख्य रूप से दो जो कारक है वो प्रभावित करता है। उसमें सबसे पहला कारक क्या है? प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर, पुश फैक्टर। ठीक है, दूसरा क्या है? अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर। ठीक है, अपने ओर खींचता है, पुल फैक्टर। तो दो कारण यहाँ पे मुख्य रूप से आर्थिक कारक में ये मुख्य रूप से तो इसका दो घटक है। एक क्या है? प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर। दूसरा क्या है? अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर। ठीक है, सबसे पहला वाला हम लोग पढ़ते हैं प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक में क्या है? हम उसको कहते हैं जब प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करने के लिए बाध्य या मजबूर हो जाते हैं, तब उसको हम लोग प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। और इसका मुख्य रूप इसके लिए कारण कौन कौन से उत्तरदायी होते हैं? उसमें है निम्न अर्थव्यवस्था, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक बेरोजगारी यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा भी हैं जैसे कि धार्मिक कारक है, जातीय है, एवं राजनीतिक असहनशीलता है, और अगर गृह युद्ध वगैरह होता है तो। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग इस बार देखे हैं इस कोविड-19 में। जैसे आप लोग देखे हैं कि रोड में चलता हुआ जो हमारे श्रमिक भाई, वो लोग क्या है? इसी प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर पे चलते, यानी कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए थे रोजगार की तलाश में। और हम लोग का वो मानस पटल में वो चित्र अंकित हो जाता है जब कोई श्रमिक भाई को हम लोग देखे हैं कि 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए आए हैं, सिर्फ में बोझ ढोते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेते हुए। तो ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, चूंकि अपने राज्य में उसको रोजगार नहीं मिलता है, इसीलिए वो दूसरे राज्य की ओर जाता है। तो ये है आपका प्रतिकर्ष कारक, क्योंकि राज्य उसको पुश फैक्टर, यानी कि राज्य उसको धकेल रहा है, दूसरे राज्य की ओर जाने के लिए उसको बाध्य कर रहा है, उसको मजबूर कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण, पुश फैक्टर। ठीक है, अब इसका जस्ट दूसरा ऑपोजिट हम लोग में आते हैं, उसमें है क्या? देखिए, अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर। जैसे झारखंड का मजदूर अगर पंजाब कुछ काम करने के लिए गया, गुजरात कुछ काम करने के लिए गया, दिल्ली कुछ काम करने के लिए गया, तो वो हो गया आपका प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर। लेकिन जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कोई मजदूर को अपने पास बुला रहा है रोजगार देने के लिए, तो क्या है? पुल फैक्टर, मतलब अपने को उधर को खींच रहा है, अपने वहां बुला रहा है। और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है कि वहां पे आकर्षित करता है किसको? जनगण को। किस लिए? अपना सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के कारण, रोजगार के अवसर के कारण अपने और बुलाता है। और धार्मिक जातीय सहनशीलता, राजनीतिक स्थिरता, तो ये सारा कारण क्या है? ये जो पुल फैक्टर है, ये अपने और खींचता है दूसरे राज्य के व्यक्तियों को, दूसरे देश के व्यक्तियों को। ये अभी से नहीं हो रहा, ये काफी प्राचीन काल से हो रहा है। इसका ज्वलंत जो उदाहरण है वो 1864 में, 1864 में आयरिश मतलब वर्तमान में उसको हम लोग आयरलैंड बोलते हैं। ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप का एक संभ्रांत राज्य है, जहां कभी मतलब 1864 में आलू का अभाव हो गया था, मतलब आलू वो लोगों को मिल नहीं रहा था। तो वही व्यक्ति अमेरिका में जाकर बस गए थे, क्योंकि वहां पे सस्ता भूमि मिला, उद्योग का एक अच्छा सुअवसर मिला, जिसके चलते वहां पर जाकर बस गए। दूसरा, अगर 1864 में अगर हम लोग नहीं जाते हैं, अभी वर्तमान में भी हम लोग देखिए बहुत सारे जो भारत के पढ़े लिखे, खासकर जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, भारत से बहुत सारे व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में और यूरोपीय कंट्रीज में जाकर बस जाते हैं रोजगार की तलाश में। तो ये भी क्या है? ये तो पुल फैक्टर है, क्योंकि जो अमेरिकन कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये भारतीय लोग को, पढ़े लिखे लोगों को अपनी ओर
पुल फैक्टर्स आकर्षित कर रहा है। वहाँ पे बसने के लिए वो लोग बहुत उचित और सुलभ संसाधन दे रहा है, जिसके चलते भारत के व्यक्ति जाके विदेशों में भी बस जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कारण में हम लोग आते हैं राजनीतिक कारक। ठीक है, अब राजनीतिक कारक क्या है कि पहले ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था राजनीतिक कारक, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है प्रभावित करने वाले, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारणों में से। तो कैसे? इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक कारक में यहाँ पे क्या होता है कि राजनीतिक स्थिरता के कारण उस प्रदेश का जो जनसंख्या होता है वहाँ के उस बसाव को प्रभावित करता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे फारस की खाड़ी का युद्ध, जायरे, इथोपिया, सूडान और चाड का गृह युद्ध। तो जहाँ पे जिस देश में गृह युद्ध होता है वहाँ पे व्यक्ति की जब राजनीतिक स्थिरता नहीं मिलता है, जब शांति नहीं मिलता है, तो दूसरे जगह जाने के लिए भी, पलायन करने के लिए भी वो मतलब तैयार रहता है। दूसरा और देख यहाँ पे उदाहरण जैसे देखते हैं, जैसे रवांडा और श्रीलंका के जातीय संघर्ष। वहाँ पे क्या है, जातीय संघर्ष हो गया, क्रांतियाँ हो गई। इन सारे कारणों से भी वहाँ के जो देश के नागरिक हैं ये जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करता है। सोवियत संघ का विघटन एक उदाहरण और भी है। सोवियत संघ का विघटन हो गया और 15 स्वतंत्र राष्ट्रों का उसमें उदय हो गया। ठीक है, तो ये सारा कारण भी होता है, ये राजनीतिक अस्थिरता है। अब जैसे देखिए तिब्बत की जो जनसंख्या है इसमें चीन का नियंत्रण है, मतलब चीन का सरकारी नीतियां यहाँ पे हावी है। ठीक है, तो ये भी राजनीतिक कारक है और ये भी जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करता है। दूसरा एक जैसे देखते हैं, कुछ कुछ जो सरकारी नीतियां होती है ये भी आपका जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अभी जैसे चीन में देखिए, चीन एकमात्र संतान को करना आवश्यक अभी कर दिया है, जिसको बोलते हैं हम लोग वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, भारत में भी पूरी सख्ती से तो नहीं माना गया है, लेकिन भारत में भी हमारा एक नारा है कि हम तो हमारे तो, जनसंख्या की अधिकता को देखते हुए। लेकिन हालांकि इसको पूरी तरीके से अभी तो पालन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी भारत इस नारा पे ही चलता है कि हम तो हमारे तो इस तरह हमने देखा कि जनसंख्या के वितरण को किन किन कारणों से या किस किस कारण से प्रभावित करता है। ठीक है, अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बांटिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जोहार, जय हिंद।